नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं को। गुड मॉर्निंग। हम आज जो अध्ययन करेंगे बीए पार्ट 5 राजनीति विज्ञान, पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार, शीर्षक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। हमने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पूर्व में जो अध्ययन किया उसका थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। पूर्व में हमने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की प्रस्तावना, राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में हमने फर्स्ट जो सिद्धांत किया था वो किया था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हमने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के इतिहास तथा आधुनिक अनुबंधवाद या वर्तमान में जो अनुबंध हुआ, सामाजिक समझौता हुआ, उसके बारे में अध्ययन करना है। तो आधुनिक अनुबंधवाद या समझौतावादी सिद्धांत, आधुनिक अनुबंधवाद या फिर सामाजिक समझौता। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो 6 सिद्धांत है, उन 6 सिद्धांतों में 5 नंबर सिद्धांत है वो आधुनिक अनुबंधवाद या सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। उस सामाजिक समझौते का जो आधुनिक अनुबंधवाद है उसमें हम 3 राजनीतिक विचारकों के नाम ले सकते हैं। होबेस का ले सकते हैं, जॉन लॉक का ले सकते हैं और रूसो। 3 लोगों के बारे में हमें अध्ययन करना है सामाजिक समझौते सिद्धांत में। 3 विद्वानों के बारे में हमें अध्ययन करना है सामाजिक समझौते सिद्धांत में। 3 विचारों का अध्ययन करना है हमें सामाजिक समझौते सिद्धांत। इसमें हमने सबसे पहले रूसो के बारे में, होब्स के बारे में अध्ययन करना है। होब्स के बारे में हमने जो अध्ययन किया उसका थोड़ा सा ब्रीफ अध्ययन कर लेते हैं। एक तो होब्स की जीवनी क्या थी, किन परिस्थितियों में होब्स का जन्म हुआ था, किन परिस्थितियों में होब्स का जन्म हुआ था। दूसरा, होब्स के अनुसार मानव स्वभाव क्या है। होब्स के अनुसार मानव स्वभाव क्या है। मानव स्वभाव यही है कि होब्स ने जो कंडीशन देखी, होब्स ने जो स्थिति देखी, उस स्थिति की जो ये स्थिति थी कि ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स की हत्या कर दी गई थी और तख्ता पलट कर दिया गया था सत्ता का। तो इस वजह से होब्स के मन में जो मानव स्वभाव आया वो एक मानव का घृणित पक्ष है, जिस घृणित पक्ष में होब्स ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मानव स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी प्राणी है और सदा शक्ति से प्रेम करता है। और सदा शक्ति से प्रेम करने के लिए उसने जो विशेषताएं बताई उसमें बताया मानव निजी स्वार्थ, ऐसे भी तो अनंत इच्छाओं की भावनाएं मानव में होती है। इसके बाद मानव स्वभाव के बाद उसने मानव की प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया। मानव की प्राकृतिक अवस्था में मानव कैसे हो। प्राकृतिक अवस्था में जो मानव का स्वभाव है वो प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में मानव भेड़िए की तरह था, वो शक्ति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को निगलने की चेष्टा करता था। इस प्रकार मानव ने जो मानव स्वभाव बताया, मानव स्वभाव के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया उसमें उसने स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी प्राणी बताया। और इन चीजों को प्राप्त करने के लिए वो शक्ति का सहारा लेता है। इन चीजों को प्राप्त करने के लिए वो शक्ति का सहारा लेता है। नेक्स्ट हमारा था समझौते का कारण। जब ये प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें आदमी पाशविक होता जा रहा था, आदमी शक्ति प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति थी उसमें समझौता का कारण बना। समझौते का कारण ऐसी स्थिति को छुटकारा पाने के लिए, ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए समझौता किया जाना जरूरी था। जिन लोगों में भय था वो प्राकृतिक अवस्था का अंत करना चाहते थे और इस प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए इन जो प्रताड़ित व्यक्ति थे उन्होंने एक समझौते की ओर अग्रसर हुआ। फिर नेक्स्ट था समझौते का स्वरूप। ये जो समझौता हुआ, इस समझौते का स्वरूप क्या हुआ, रूप क्या हुआ। समझौते का स्वरूप, समझौते का स्वरूप क्या रहा। समझौते का स्वरूप ये रहा कि सब व्यक्तियों ने मिलकर एक
समझौता किया और होब्स के मतानुसार यह समझौता प्रत्येक व्यक्तियों का शेष व्यक्तियों से किया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपनी एक सभा बुला के प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस जनसभा को सौंपता हूं और तुम सब अधिकार किसको सौंपोगे, यानी वो जनसभा एक राजा का सौंपेगी। इस तरह सभी ने इन कार्यों को स्वीकृति देता है। इस प्रकार से समर्पण की भावना होती है और समर्पण की भावना से सर्वोच्च सत्ता को माना जाता है और सर्वोच्च सत्ता द्वारा राज्य का रूप दिया जाता है। इस प्रकार का जो राज्य होगा, इस प्रकार का जो राज्य होगा, इस समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य बनेगा, उस राज्य का रूप क्या होगा? उस राज्य का रूप ये होगा, उस राज्य का रूप ऐसा रूप होगा जिसको हम निरंकुश राजतंत्र कहेंगे, जिसको हम निरंकुश राजतंत्र कहेंगे, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम का होब्स के जीवन पर, थॉमस होब्स के जीवन पर अमिट छाप पड़ी थी, ब्रिटेन में जो तख्ता पलट हुआ था। इस वजह से उन्होंने जो राज्य की कल्पना की, जो राज्य का रूप किया, वो राज्य का रूप था हमारा निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य, निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य। फिर होब्स ने जो निरंकुश राजतंत्रात्मक की बात, निरंकुश राजतंत्रात्मक, होब्स ने जो निरंकुश राजतंत्रात्मक की बात की, निरंकुश यानी जिस पर किसी भी राजा पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, उस जो राजतंत्र की उस सिद्धांत की आलोचना क्या है? होब्स के होब्स के सिद्धांत की आलोचना, थॉमस होब्स के सिद्धांत की आलोचना क्या है, ये हम देखते हैं, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। थॉमस होब्स ने जो सिद्धांत दिया निरंकुश राजतंत्रात्मक, उस निरंकुश राजतंत्रात्मक जो सिद्धांत था, उसके बाद के विचार थे, उन्होंने कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि जनता, राजतंत्रवादी और चर्च के समर्थक सभी ने भिन्न भिन्न कारणों से इस समझौते की आलोचना की। जनता ने अलग तरीके से आलोचना की, राजतंत्रवादी थे उन्होंने अलग से आलोचना की, और चर्च के समर्थक थे उन्होंने अलग से आलोचना की। गैलेंडर ने तो यहाँ तक कहा है कि मैंने कभी ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी। गैलेंडर जो राजनीतिक विचारक है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैंने ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात या धर्मद्रोह भरा हो। तो होब्स के जो आलोचक है, होब्स की आलोचना है, वो किन बिंदुओं के आधार पर की जाती है, उसका अध्ययन निम्नानुसार है, उसका अध्ययन हम आगे अनुसार पढ़ेंगे। नंबर 1, मानव स्वभाव का विश्लेषण के काम की। बाद के विचारकों ने थॉमस होब्स के विचारों के लिए थॉमस का जो राजतंत्रात्मक था, निरंकुश राजतंत्रात्मक था, उसकी इस आधार पर भी आलोचना की, इस आधार पर आलोचना की कि जो विचारक है वो ये कहते हैं कि थॉमस होब्स का विचारक पूर्णतः एकांकी है, अर्थात सभी लोगों पर एक समान लागू नहीं होता। ये पूर्णतः उसकी व्यक्तिगत धारणा है कि मानव स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी होता है, लेकिन मानव स्वभाव का ये पूर्णतः एक पक्ष है। मानव स्वभाव का एक पक्ष उसके द्वारा सोचा गया है। मानव स्वार्थी प्राणी होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी, जब मानव सामाजिक प्राणी है तो उसमें दया, सहानुभूति और प्रेम की भावना होती है, और मनुष्य स्वभाव में स्वार्थवश स्वभाववश रहता है। अग्नि, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि जब प्राकृतिक व्यवस्थाएं आती है, आदि प्राकृतिक विपदा आती है, महामारी की विपदा आती है, या अन्य एक मानव पर दूसरी विपदा आती है, तो मानव उसकी सहायता करता है। तो इससे ये सद्गुण निश्चित है कि मानव एक मानव से दूसरे मानव की सहायता करते हैं। इसलिए होब्स का जो विचार था,
जो निरंकुश राजतंत्रात्मक का विचार था, जो विचार उनको यह कहता था कि मानव स्वार्थी अहंकारी होता है, उस विचारधारा के आलोचक ये कहते हैं कि ये जो विचार है ये पूर्णतः एकाकी है, एक पक्षीय है। इसको हम इसके साथ मानव दया, सहानुभूति, प्रेम का गुण होता है। जब भी किसी प्रकार के वो सामाजिक प्राणी होने के कारण जब भी समाज में कोई विपदा आती है तो उस विपदा में, उस स्थिति में मानव एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि मानव स्वार्थी अहंकारी होता है। नंबर 2 आता है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक। होबस ने जो प्राकृतिक अवस्था बताई, क्या प्राकृतिक अवस्था बताई कि स्वार्थी झगड़ालू है। ये जो प्राकृतिक अवस्था होबस द्वारा वर्णित की गई, इसकी आलोचना उनके आलोचकों ने इस आधार पर की है कि जो प्राकृतिक वर्णन है वो अवास्तविक है। वास्तव में आदमी क्या है, प्रेम, सहानुभूति और दया रखता है सामाजिक प्राणी होने के कारण। इसलिए प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन है वो पूर्णतः अवास्तविक है। होबस ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है, होबस ने जो प्राकृतिक अवस्था को समझाने का वर्णन किया है, यह न तो ऐतिहासिक है और न वास्तविक है। ऐतिहासिक होने से यह पता चलता है कि जो व्यक्ति कभी भी मानव जीवन की इकाई नहीं रहा, कभी भी मानव जीवन की इकाई नहीं रहा, वरना कुटुंब कबीले में छोटी इकाई में रहे, प्रत्येक मनुष्य दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध की कल्पना अवास्तविक है। जरूरी नहीं है हर आदमी हर व्यक्ति के साथ युद्ध करे। वस्तुतः मनुष्य ने कभी भी ऐसा जीवन व्यतीत नहीं किया जाए, कहीं नहीं किया जब उसने किसी भी प्रकार की शक्ति का नियंत्रण किया। ऐसा कभी भी मनुष्य ने जीवन नहीं किया जिसमें किसी का नियंत्रण न रहा हो। ये बात आलोचक है। नंबर 3 है तार्किक। इस जो विचार होबस के जो ये विचार दिए गए हैं, होबस की ये सामाजिक अनुभववादीवाद की गई है। उस अनुभववादीवाद में एक बात इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि ये विचार, ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो नियम हैं, ये पूर्णतः अतार्किक है। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति असामाजिक, स्वार्थी और झगड़ालू तो था। तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अगर वो झगड़ालू था तो असामाजिक समझौतों से समझौता सामाजिक भावना को उद्देश्य से हुआ। अगर वो झगड़ालू अहंकारी था, शक्ति प्राप्त करना चाहता था, तो ये सामाजिक ढांचे का उद्देश्य से हुआ। सामाजिक भावना किस प्रकार होती है, इस प्रकार से असामाजिक जो तुलना, जो कल्पना होबस ने की है, इस प्रकार के व्यक्तियों से कभी भी समाज की स्थापना नहीं हो सकती। समाज की स्थापना असंभव है। चौथा है भय के आधार पर राज्य की संभावना नहीं। भय के आधार पर राज्य की स्थापना संभव नहीं। राज्य की स्थापना संभव नहीं। आलोचक यह भी कहते हैं कि होबस ने मानव के गुण स्वार्थी, अहंकारी और झगड़ालू बताया और उससे हर आदमी अपना शक्ति बढ़ाने के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए उनमें समझौता हुआ और समझौते द्वारा राज्य की स्थापना की और इस राज्य को उसने निरंकुश राजतंत्र कहा। तो होबस का द्वारा जो भय और स्वार्थ की भावना वाला बात है, भय और स्वार्थ से राज्य की स्थापना की गई है, जो कि नितांत और असंभव है। वास्तव में राज्य या समाज भय या स्वार्थ का नहीं है। भय और स्वार्थ से राज्य की स्थापना नहीं की जाती। यह तो समाज की स्थापना है, राज्य की स्थापना है
वो अनुमति, सद्भावना, सहयोग और सामाजिक हित पर आधारित है। और जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि राज्य का अस्तित्व अच्छे नैतिक विकास के लिए है। इसके अतिरिक्त होब्स राज्य को केवल पुलिस राज्य हो सकता है। पूछ ने तो यहाँ तक कहा है, जो होब्स की बुक्स है, लेवायथन केवल अमानवीय आकार का पुलिसमैन है जो अपने हाथ में दंड लिए हुआ है। उसका अनिवार्य बुराई है, दबाव या यंत्र है। तंत्र, विवेक, सभ्यता और सभ्यता का कहीं भी स्थान नहीं है। नंबर 5, स्वेच्छाचारी और निरंकुश स्थापना। स्वेच्छाचारी और निरंकुश, स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन की स्थापना। स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन की स्थापना। होब्स ने द्वारा जिस स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन की स्थापना की गई, जिसमें वो निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं, वह अत्यंत भयंकर है, अत्यंत खतरनाक है। इसमें शासन की शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति हम सुरक्षित नहीं रहे। प्रश्न यह है कि व्यक्तियों को स्वयं निरंकुश शासन की स्थापना को स्वीकार कैसे करें। लोक ने होब्स के जो कथन है उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि होब्स हमें ये विश्वास दिलाना चाहता है कि मनुष्य इतने मूर्ख है कि वे जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने के लिए शेरों को निगला जाना सुरक्षित समझते हैं। देखो, लोक मोदी ने कितनी अच्छी बात लिखी है। लोक ने होब्स की आलोचना करते हुए कहा है कि होब्स हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि मनुष्य इतने मूर्ख है कि वह जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों से बचाने के लिए हमें शेरों को निगलाए जाना सुरक्षित समझते हैं। इस प्रकार से स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन की स्थापना की जो बात की है वो नितांत आलोचनापूर्ण है। नंबर 6, राज्य और सरकार में राज्य एवं सरकार में अंतर नहीं। होब्स के अनुसार एक सिर्फ राज्य को सरकार मानना है, सरकार को ही राज्य मानना है। राज्य और सरकार को एक ही मानने की बात की गई है। राज्य और सरकार को एक ही समझा गया है, जो कि नितांत गलत है, जो कि पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, जिसको हम पूर्णतः त्रुटिपूर्ण विचारधारा कहते हैं कि केवल राज्य के विरुद्ध नहीं, सरकार के विरुद्ध प्रजा का विद्रोह है, अमान्य ठहराया है। होब्स ने क्या है, राज्य के विरुद्ध नहीं, सरकार के विरुद्ध विद्रोह को अमान्य ठहराया है। विलोपी के अनुसार राज्य और सरकार में अंतर न मानना होब्स महोदय की बड़ी भूल है। होब्स महोदय की ये भूल है। नेक्स्ट हम आते हैं आलोचनाओं के बाद हम महत्व की बात करते हैं। महत्व भी है होब्स के अनुसार जो राज्य स्थापित किया गया है निरंकुश राजतंत्र का, उसकी आलोचना के अलावा महत्व भी है। क्या क्या महत्व है, ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। होब्स ने जो विचार किए हैं, होब्स ने जो बात की है, उसमें सबसे बड़ा महत्व क्या है? तर्क व बुद्धि का समावेश है। तर्क और बुद्धि का समावेश, तर्क और बुद्धि को शामिल किया गया है। होब्स की जो महत्व में पहला महत्व है, तर्क और बुद्धि को शामिल किया गया है, तर्क और बुद्धि को समझाने की कोशिश की गई है। होब्स ने प्रथम राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने तर्क और बुद्धि का समावेश किया है। इस प्रकार मिथ्या धारणाएं जो पहले थी, अंधविश्वासों के आधार पर विचारों का प्रवर्तन किया गया था, अंधविश्वासों के आधार पर जो राज्य चलाता था, उनका होब्स महोदय ने
अंत किया, जो परंपराओं या अप्रकृत था उसका अंत किया। दूसरा है विधि और संप्रभुता की आधारशिला। पहले विचारक थे राजनीति के, पहले राजनीति के विचारक थे जिसने विधि और संप्रभुता की आधारशिला है, विधि और संप्रभुता की आधारशिला। होबस पहले विचारक थे जिन्होंने सबसे पहले विधि और संप्रभुता की आधारशिला रखी, विधि और संप्रभुता के राज्य स्थापित करने की बात। उन्होंने पहला दार्शनिक था जिसने सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन को स्थान दिया। तीसरा था सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन को स्थान, सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन, सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन को स्थान। होबस ने पहले होबस मोटे ऐसे विचारक थे जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन को सिद्धांत दिया, सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन को महत्वपूर्ण माना, राजसत्ता सर्वोपरि और अनुशासन का महत्व। चौथा उन्होंने जो महत्व था राजसत्ता सर्वोपरि, राजसत्ता सर्वोपरि और अनुशासन को महत्व, अनुशासन को महत्व, अनुशासन को महत्व। होबस मोटे ने चौथा जो महत्वपूर्ण महत्व बताया होबस के विचारों का, जो राजसत्ता सर्वोपरि और अनुशासन को महत्व दिया गया। दो चाहे हम कुछ भी माने कि होबस लोकतंत्र के विरोधी थे, संप्रभुता के विरोधी थे, फिर भी उन्होंने प्रथम बार राज्य की रूपरेखा निर्धारित की। एक बार हम दोबारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। होबस की जीवनी के बारे में क्या है कि होबस का जन्म उस समय हुआ था जब 1632 में इंग्लैंड में राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ था। फिर होबस ने जो राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ, मारकाट की स्थिति देखी, उसमें उनके मानव स्वभाव पर अमिट छाप छुपी और अमिट छाप से उन्होंने मानव को स्वार्थी अहंकारी बताया। फिर उन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था स्थिति जो पूर्णतः जगला दी, फिर उन्होंने इस स्थिति में सामाजिक कारण किया, फिर सामाजिक सर्वोत्पत्ति का स्वरूप किया, फिर राज्य का स्वरूप। इस प्रकार से राज्य हुआ वो निरंकुश राजतंत्र राज्य। फिर होबस की आलोचनाएं जो की गई, नंबर 1 इस आधार पर आलोचना की गई कि मानव स्वभाव का विश्लेषण एकांकी है, दूसरा प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक है, तीसरा अतार्किक, चौथा भय के आधार पर राज्य की स्थापना संभव नहीं है, पांचवा स्वेच्छाचारी निरंकुश स्थापना की गई, छठा राज्य और सरकार में अंतर नहीं स्थापित किया। ये उसकी 6 विशेषताएं हैं। 4 उसके महत्व थे। तर्क और बुद्धि का समावेश किया है उसने बड़े। हम कितनी भी आलोचना करते हैं, हम कितनी भी आलोचना करते हैं, फिर भी उसके सिद्धांत का उसका महत्व भी है कि उसने प्रथम बार राजनीतिक विज्ञान में तर्क और बुद्धि का समावेश किया। फिर जो उन्होंने अपने विचार दिए उनमें विधि और संप्रभुता के आधार से था। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन को अपने अध्ययन में शामिल किया है। चौथा राजनीति और राज्य सत्ता को सर्वोपरि और अनुशासन का स्थान दिया गया है। राज्य सत्ता सर्वोपरि अनुशासन को महत्व दिया गया है, इसको समझाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद, थैंक यू।